चलिए देखिए चैप्टर कौन सा था रे? परंपरा का मूल्यांकन। परंपरा का मूल्यांकन। राइटर का नाम कौन सी था? रामविलास शर्मा। इस होता थे रामविलास शर्मा। ठीक है, शांति सुन बोले दीदी भौजाई भाभी सब यहाँ नहीं थे, घर पर जाए। ठीक है, ये बहुत दुख के बात। हमारे भाभी तो भाभी कह सके, कोई दिक्कत नहीं। देखो हाँ, ठीक है। चलिए देखिए कहाँ तक पढ़ दिए थे, यहाँ तक। दोबारा इंग्लैंड में नहीं हुआ, जानता रहे। यहाँ तक हम बता दिए थे कि जो क्या होता है कि कभी भी हम देखो कुछ सामान बनेगा तो उसका कॉपी कर सकते हैं। अगर मान लो कि हम क्या बनाए हैं, अगर मान लो हम कुछ बनाए हैं तो तुम भी उसको बना सकते हो। ठीक है, लेकिन हम कुछ बात लिखें अपने मन से, उस बात को तुम वैसा फिर से तुम लिख नहीं सकोगे। एक एग्जाम्पल दिया था इसमें, बोला जैसे मान लो अमेरिका बनाया था परमाणु बम, तो दूसरा आदमी परमाणु बम बना लिया, लेकिन जो शेक्सपियर लिख के गया था फिर दूसरा आदमी वैसा लिख नहीं पाया। अब उससे आगे पढ़ते हैं। तो देखिए करा कि द्वंद्वात्मक भौतिकवाद मनुष्य की चेतना को आर्थिक संबंधों से प्रभावित मानते हुए उसकी अपेक्षा स्वाधीनता स्वीकार करता है। आर्थिक संबंधों से प्रभावित होना एक बात है, उनके द्वारा चेतना का निर्धारित होना और बात है। भौतिकवाद का अर्थ है भाग्यवाद नहीं, सब कुछ परिस्थितियों द्वारा अनिवार्यतः निर्धारित नहीं होता। देखो रे कह रहा है कि असल में जिंदगी की बात कर रहा है कि कभी भी क्या होता है कि प्रकृति द्वारा हमेशा सब कुछ निर्धारित नहीं होता है। कुछ चीज़ हम पर भी होता है, हम जो करेंगे हमारे बाद हम जो काम करेंगे उससे भी हमारा जीवन चलेगा। सब चीज़ नियति नहीं होता है। ऐसा नहीं कहा जो होगा भगवान जो करे वही ठीक है, हमेशा भगवान नहीं करता, कुछ तुम्हारे कर्मों का फल भी मिलता है। ठीक है, आगे यदि मनुष्य परिस्थितियों का नियामक नहीं है तो परिस्थितियां भी मनुष्य के नियामक नहीं है। यदि तुम मान लो कि परिस्थिति मतलब तुम्हारे जैसे मान लो तुम्हारा दुख सुख होता है, ये परिस्थिति होता है, अगर तुम परिस्थिति के हिसाब से नहीं चलोगे तो फिर परिस्थिति तुम्हारे हिसाब से नहीं चलेगा। तुम अगर सोचते हो कि हमारा जिंदगी अच्छा हो तो काम अच्छा करना पड़ेगा। अब सोचोगे कि हम काम एकदम भयंकर भयंकर एकदम कांड करें और तुमसे अच्छा काम हो जाए मेरे साथ, नहीं होने वाला है। आगे बढ़िए, दोनों का संबंध द्वंद्वात्मक, वही बोला दोनों एकदम भाई भाई है। ठीक है, एक काम होगा दूसरा काम होबे करेगा साथ ही में। यही कारण है कि साहित्य सापेक्ष रूप में स्वाधीन होता है। साहित्य क्या होता है? स्वाधीन। मतलब स्वाधीन करने मतलब क्या हुआ कि साहित्य किसी का कोई किसी पर निर्भर नहीं होता है, लेकिन कर्म निर्भर होता है। कर्म जो करेगा फल मिलवे करेगा, कन्फर्म से आए मिले कल मिले, तोरा पर मिले तो बाल बच्चा मिले मिलवे करेगा, ठीक है, मिलवे करेगा। ठीक है, आगे गुलामी अमेरिका में थे। देखो गुलामी अमेरिका में थी और गुलामी एथेंस में था, किंतु एथेंस की सभ्यता ने सारे यूरोप को प्रभावित किया और गुलामों के अमेरिकी मालिकों ने मानव संस्कृतियों को भी कुछ भी नहीं दिया। सामंतवाद दुनिया भर का खत्म कर देंगे। सामंतवाद दुनिया भर में कायम रहा। इस सामंती दुनिया में महान कविता के दो ही केंद्र थे, भारत और ईरान। मतलब कह रहा है कि भारत और ईरान दो कैसा केंद्र था जहां पर क्या था, महान अति कविता के अति थे, कविता केंद्र था जहां कविता लिखा जाता था। पूंजीवादी विकास यूरोप के तमाम देशों में हुआ। पूंजीवादी विकास का मतलब रुपया पैसा बहुत सारा देश में, पूरा यूरोप में हुआ था, तमाम देशों में हुआ। पर रेफेल, लियोनार्डो दा विंची, ये सब आदमी का नाम है, नहीं सॉरी जगह का नाम है। दा विंची और माइकल आदमी का नाम है। दा विंची और माइकल एंजेलो इटली का देन है। मतलब ये सब किसका देन है? इटली का, ये सब दिया। यहाँ हम एक और देखते हैं कि विशेष सामाजिक परिस्थितियों में कला का विकास संभव होता है। दूसरी ओर हम यह भी देखते हैं कि सामान्य सामाजिक परिस्थितियां होने पर भी कला का समान विकास नहीं होता। मतलब देखो रे, खोज हुआ था भारत में किसका? कला का, ठीक है, लेकिन भारत में उतना अच्छा से नहीं हो पाया, जबकि जहां पर नहीं हुआ था, जहां बाद हुआ वहां पर ज्यादा अच्छा हो गया। क्या ही कह रहा है कि दूसरी ओर हम क्या कह सकते हैं कि जितना अवसर मिलता है ना उतना अच्छा निखर का आता, अच्छा कलाकार बनता है। यहाँ हम असाधारण प्रतिभाशाली मनुष्य की अद्वितीय भूमिका भी देखते हैं। साहित्य के निर्माण में प्रगतिशील मनुष्य की भूमिका निर्णायक है। ये ऑब्जेक्टिव याद रखना कि साहित्य के निर्माण में किसकी भूमिका है? प्रगतिशील मनुष्य की भूमिका निर्णायक है। कह रहा कि इसका यह अर्थ नहीं कि ये मनुष्य जो करते हैं वो अच्छा ही अच्छा होता है, ऐसा बिल्कुल नहीं। प्रगतिशील मनुष्य मतलब ऐसा नहीं कि जो करे वो अच्छा होगा, ऐसा नहीं है। लेकिन या उनके श्रेष्ठ कृत्य भी से दोष नहीं होता, मतलब या हो सकता है उसका कुछ उल्टा पुल्टा काम से ऐसा नहीं कि वो उससे गलती नहीं होता है,
जो प्रगतिशील होता है उससे भी गलती होता है। कला का पूर्णतः निर्दोष होना भी एक दोष है। मतलब कह रहा है कि कला, सुन रहे, ये नहीं कहते हैं कि कला का पूर्णतः निर्दोष होना भी दोष है। असल में ये जीवन ये है कि अगर अच्छा होना भी बुरा है, मत समझ रहे हैं। ज्यादा अगर अच्छा, बहुत ज्यादा अच्छा हो गए तो वो क्या है, दुनिया के लिए दिक्कतें हैं। ज्यादा अच्छा हो जाएगा फिर वो जी नहीं पाएगा। वही कह रहा है यहाँ पर भी, कला पूरा निर्दोष होना भी क्या है, ये भी एक कमी है, दोष है। कला, ऐसी कला निर्जीव होती है, इसलिए प्रतिभाशाली मनुष्य की अद्वितीय उपलब्धियों के बाद कुछ नया और उल्लेखनीय करने की गुंजाइश बनी रहती है। आजकल व्यक्ति पूजा की काफी निंदा की जाती है। आजकल व्यक्ति पूजा की काफी निंदा की जाती है, मतलब करती है। मतलब आज का आदमी क्या करता है, पूजा की बहुत निंदा करता है। देखो ना, कबीर आया, कबीर भी क्या किया, पूजा की निंदा करके बोला पूजा पाठ ये सब कर्म कांड करने की कोई जरूरत नहीं है, आप बस भगवान पर विश्वास रखिए, हो जाएगा। आप उसका बस अपने मन में कीजिए, ये दिखावा है सब। बहुत आदमी पूरा दिखावा मानते हैं, बहुत सारा चीज बोला। आगे कह रहा है किंतु जो लोग सबसे ज्यादा व्यक्ति पूजा की निंदा करते हैं, वे सबसे ज्यादा व्यक्ति पूजा का प्रचार भी करते हैं। असल में समझ लो, अगर तुम्हारा कोई बुराई कर रहा है, इसका मतलब क्या हुआ, वो तुम्हारा प्रचार करा, तुम्हारा क्या होता है, तुमको फेमस कर रहा है, ठीक है ना। वैसा होता है। अगर मान लो कि अगर सच में बुराई, देखो रे, बुराई दो तरह से किया जाता है। दो तरह का अगर काम करेगा तब बुराई होगा। या तो तुम अच्छा काम करेगा, बहुत अच्छा काम करेगा तब बुराई करेगा आदमी, या तो बहुत बुरा काम करेगा तब बुराई करेगा। अगर तुम बुरा काम कर रहा है तब वो बुराई कर रहा है, तो असल में वो ठीक कर रहा है, तब तुम्हारा पक्का है कि सब आदमी तुमको इतना जानिए पहचान लेगा। लेकिन तुम अच्छा कर रहा है तब कोई आदमी बुरा कर रहा है, इसका मतलब बुराई कर रहा है, इसका मतलब उसका जलन है उसका। और वो जो जलन होता है वो आदमी को फेमस बना देता है। अगर मान लो हमसे कोई जल रहा है तो इसका मतलब है कि हमारा कोई ना कहीं बुराई करेगा, ये ऐसे फलना खूब करेगा। और लोगों को समझ में आता है कि कौन अच्छा सच बोल रहा, कौन झूठ बोल रहा है। तो इसलिए क्या करना है, ये कह रहा है कि असल में जिसके जो निंदा किया जाता है ना, जिसका बुराई किया जाता है, वो आदमी क्या करता है, असल में उसको प्रचार करता है। तो यही कह रहा है, यदि कोई भी साहित्यकार आलोचना से परे नहीं है तो राजनीतिक ये दावा और भी नहीं कर सकते, इसलिए कि साहित्य के मूल्य राजनीतिक मूल्यों की अपेक्षा अधिक अस्थायी है। मतलब कह रहा है, अगर मान लो किसी की बुराई नहीं हो रहा है, इसमें किसी की बुराई अगर नहीं हो रहा है साहित्य में, इसका मतलब यो है कि वो ज्यादा फेमस नहीं होगा आराम से। आगे जैसे कह रहा, जैसे अंग्रेज कवि टेनिसन, अंग्रेज कवि क्या नाम था रे, टेनिसन। याद रखना, टेनिसन क्या थे, एक अंग्रेज कवि थे, ये भी ऑब्जेक्टिव याद रखना। टेनिसन ने लेटिन कवि वर्जिल, लेटिन का कवि क्या था नाम, वर्जिल, याद रखना। वर्जिल कैसा कवि था, लेटिन कवि। लेटिन कवि वर्जिल पर एक बड़ी अच्छी कविता लिखी थी। इसमें उन्होंने कहा कि रोमन साम्राज्य का वैभव समाप्त हो गया है, पर वर्जिल के काव्य सागर की ध्वनि तरंगे हमें आज भी सुनाई देती है। मतलब कह रहा है लेटिन का सब कुछ समाप्त हो गया, लेकिन वर्जिल का अभी भी दबदबा है, सुनाई देता है और हृदय को आनंद विह्वल कर देती है। कह सकते हैं कि जब ब्रिटिश साम्राज्य का कोई नाम लेवा और पानी देवा न रह जाएगा, तब शेक्सपियर, मिल्टन और शैली विश्व संस्कृति के आकाश में वैसे ही जगमगाते नजर आएंगे जैसे पहले, और उसका प्रकाश पहले ही अपेक्षा करोड़ों नई आंखें देखेंगे। मतलब ये कह रहा है कि अगर मान लो कि सब आदमी का कोई नाम लेवा या नाम देवा, पानी लेवा पानी देवा नहीं रहेगा, तो इसका मतलब ये होगा फिर भी वो जो शेक्सपियर थे, उसके बाद मिल्टन थे और शैली थे, ये सब का नाम जिंदा रहेगा। जैसे मान लो कि कोई आदमी, अभी एपीजे अब्दुल कलाम एग्जाम्पल बता ही देते, अगर नहीं है फिर भी हम उसका नाम लेते नहीं लेते रहे। बताओ, स्वामी विवेकानंद नहीं है लेकिन फिर उसका नाम लेते हैं, क्यों, काम कैसा करके दिया है, अभी भी उसको आदमी मानते हैं। वही बात है। साहित्य के विकास में प्रतिभाशाली मनुष्य की तरह जन समुदायों और जातियों की विशेष भूमिका होती है। क्या करा, मतलब प्रतिभाशाली जाति का बहुत विशेष भूमिका था। इसे कौन नहीं जानता कि यूरोप के संस्कृति विकास में जो भूमिका प्राचीन यूनानियों की है वो अन्य किसी जाति की नहीं। मतलब कहा यूरोप में अगर बात करें, उसमें जितना आदमी वैल्यू देता है प्राचीन यूनानियों को, उतना किसी को वैल्यू नहीं देता है। आगे बढ़े, करा कि कहाँ गए ना, जन समुदाय जब तक व्यवस्था से दूसरी व्यवस्था में प्रवेश करते हैं तब उनकी अस्मिता नष्ट नहीं हो जाती। प्राचीन यूनान अनेक गण समाजों में बटा हुआ है, आधुनिक यूनान एक राष्ट्र है। यह आधुनिक यूनान अपनी प्राचीन संस्कृति से अपना एकात्मकता स्वीकार करता है या नहीं। 19वीं सदी में शैली और बायरन ने अपनी स्वतंत्रता के लिए लड़ने वाले यूनानियों को ऐसी एकात्मकता पहचानवाने में बड़ा परिश्रम किया। भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान इस देश में इसी तरह अपनी एकात्मकता पहचाने। इतिहास का प्रभाव ही ऐसा है कि वो विच्छिन्न है और अविच्छिन्न भी। याद रखना, इतिहास का प्रभाव कैसा है, विच्छिन्न और अविच्छिन्न दोनों याद रखना, ये ऑब्जेक्टिव है।
मानव समाज बदलता बदलता है और अपनी पुरानी अस्मिता कायम रखता है। मतलब देखो रे, आदमी का धीरे धीरे आदमी बदल जाता है, लेकिन हमारा जो पुराना सभ्यता है उसको हम कायम रखते हैं। कुछ अलग बदल गया लेकिन कायम रखते हैं। जो तत्व मानव समुदाय को एक जाति के रूप में संगठित करते हैं, उनमें इतिहास और संस्कृति परंपरा के आधार पर निर्मित यह अस्मिता का ज्ञान अत्यंत महत्वपूर्ण है। मतलब सब कुछ में क्या साहित्य का ज्ञान हमको होना चाहिए। बंगाल विभाजित हुआ, अपने भारत में क्या होता है, बंगाल विभाजन हुआ था ना, पढ़ा हिस्ट्री पढ़ा है इसमें बंगाल विभाजन के बारे में? पर मैंने क्या बात कर रही, इतिहास खत्म होगा तो बंगाल विभाजन नहीं पढ़े। ठीक है, वो कह रहा बंगाल विभाजित हुआ था, बिहार पहले क्या था, बंगाल बिहार से अलग हुआ था। ठीक है, इसलिए विभाजित हुआ। और किंतु जब तक पूर्वी और पश्चिमी बंगाल के लोगों को अपनी साहित्यिक परंपरा का ज्ञान रहेगा, तब तक बंगाली जाति संस्कृति से रूप से अविभाजित रहेंगे। मतलब कह रहा हम विभाजित हो गए, लेकिन फिर भी क्या था कि जब तक हमें अपनी संस्कृति के बारे में पता रहेगा, तब तक हम सब क्या रहेंगे, एक रहेंगे। आगे, विभाजित बंगाल से विभाजित पंजाब की तुलना कीजिए तो ज्ञात हो जाएगा कि साहित्य की परंपरा ज्ञान कहाँ ज़्यादा है, कहाँ कम है, और इस न्यूनाधिक ज्ञान के सामाजिक परिणाम क्या होते हैं। मतलब कह रहे पंजाब भी विभाजन हुआ था और बंगाल विभाजन हुआ, कह रहा आप दोनों में अगर तुलना कीजिएगा तो आपको पता चल जाएगा कहाँ पर ज्ञान की ज़्यादा जरूरत है और कहाँ पर। आगे, ये भाषा बोलने वाले जाति की तरह अनेक भाषाएं बोलने वाले राष्ट्र की भी अस्मिता होती है। संसार में इस समय अनेक राष्ट्र बहुजातीय हैं, अनेक भाषा भाषी है। मतलब अगर अभी क्या आदमी बहुत सारा भाषा बोलता है, हमने सोचा ना अपना गांव में, अपने गांव में आदमी 2-3 को भाषा बोलता है, 2-3 भाषा बोलेगा। कोई मतलब छी करके बोलता है, कोई नहीं रे कि करे छी कहाँ जा नहीं, कोई है मतलब कहाँ जा ही, हाँ इतना हुआ कि ठीक है कितने तरफ पहले लंबा हो गया। हम सब भाषा अलग है, सचो सच्चे वाला देखा है ना, कभी पहचान अगर होता है ना, अगर हम बोलते कहीं जाओ कहीं जाएंगे ना, यहाँ पर अगर कहीं पर जाते अगर वहाँ बोलते हैं ना, कहते तो हिंदू वाला भाषा बोले क्लियर तो ये कौन भाषा हुआ है। अगर मान लो कहीं होता है ना, मतलब उसमें छः बहुत कम आता है, छः ना, तो छः कहाँ जा छी कर छी वो सब हो यहाँ ज़्यादा हो या ऐसा होता है। ठीक है, तो देखो वही कह रहा है, आगे सुनो पढ़ो आगे। तो एक अनेक भाषा से कह रहा जिस समय राष्ट्र के सभी तत्वों पर मुसीबत आती है, क्या बोला है, राष्ट्र मुसीबत आता था तब अपने अपनी राष्ट्रीय अस्मिता का ज्ञान बहुत अच्छी तरह हो जाता है। मतलब देखो रे, अभी सबका भाषा अलग है, सबका संस्कृति क्या है, अलग है, लेकिन भारत पर यदि कोई आक्रमण कर दिया, मान भारत पर अगर मान लो खुदा न खास्ता अगर किसी से झगड़ा हो जाएगा, क्या करेंगे हम, भाषा देखेंगे क्या, पहले जाकर मारेंगे उसको, चलो तब देखेंगे भाषा बाद में। अपना देखो रे, अपना अपना देश में बस जातिवाद जो बढ़ा दिया ना आजकल, जितना हिंदू है, ये मुसलमान है, ये वो है, फलना देखे ना, इसकी वजह से आजकल क्या हुआ, थोड़ा दोस्ती थोड़ा कमजोर होने लगा है। नहीं तो पहले सोचो ना, एक से एक बताते ना, उसके पढ़ेगा हिस्ट्री पढ़ेगा, उसमें हिस्ट्री में ये था ना, क्या नाम था, मौलाना अबुल कलाम आज़ाद, पढ़ेगा बहुत अच्छे से। मौलाना अबुल कलाम आज़ाद मतलब कि वो भी नहीं चाहते थे कि भारत पाकिस्तान अलग अलग हो। ठीक है, उसने बहुत कोशिश किया नया करने के लिए। कभी भी मोहम्मद अली जिन्ना था ना, आज़ाद भारत पाकिस्तान के बारे में करने के लिए, वो बस मौलाना आज़ाद को भेज देता था, क्योंकि मौलाना था और मौलाना ज्ञान बहुत होता है। ठीक है, वो ज्ञान बहुत ज़्यादा होता था, उससे जाकर एकदम खाली वक्त उत्तन करो ना उससे जाकर, तो वो कभी जीते तो नहीं देगा, कुछ तो बोलो अलग बात है। वैसे जब भारत पाकिस्तान हो रहा था ना, तो ऐसा कहा गया था कि अपना चॉइस बोला था कि एक काम कीजिए, जो हिंदू है वो भारत में रहेंगे, मतलब हिंदू और बाकी के अलावा जो मुस्लिम वो कहाँ जाएंगे, पाकिस्तान जाएंगे। उस बात पर मौलाना आज़ाद थे ना, वही मौलाना अबुल कलाम आज़ाद, वो रोने लगे थे, रो रहे थे सबके सामने। बताइए इस भारत के आज़ादी के लिए हमने कितना लड़ाई ले रहा, हम खुद लड़े हैं, हम ऐसा नहीं कि बहुत सारे ऐसे मुस्लिम थे बोला हम खुद लड़े भारत को आज़ाद करने के लिए। अब इसमें मेरी क्या गलती है कि हम पाकिस्तान जाएं, हम क्यों जाए अपना मुल्क छोड़ के, ये हमारा मुल्क है। तब जाकर बाद में बोला गया कि नहीं, अपना चॉइस है, जो जाना चाहते हैं पाकिस्तान जा सकते हैं, नहीं तो बाकी सब यहाँ रहिए। आपको अगर यहाँ रहना तो हम सब बिना मतलब चॉइस के नहीं, हम हिंदुस्तान में पाकिस्तान नहीं जाएंगे। तो सोचो हम सब हिंदुस्तान में रहें। वही मतलब वही करा कि पहले इतना मेल मिलाप था कि एकदम पता नहीं चलता, लेकिन आजकल धीरे धीरे क्या होता पता नहीं, जातिवाद कुछ ज़्यादा होने लगा है इसलिए। ठीक है, आगे देखो, आगे कह रहा है कि जिस समय राष्ट्र के, हाँ ये पता हो गया, जिस समय हिटलर ने, आप सुनो,
जिस समय हिटलर ने सोवियत संघ पर आक्रमण किया उस समय यह राष्ट्रीय अस्मिता जनता के स्वाधीनता संग्राम की समर्थक प्रेरक शक्ति बनी। सोवियत संघ के लोग हिटलर विरोधी संग्राम को उचित ही मानव राष्ट्रीय और देशभक्तिपूर्ण संग्राम कहते हैं। मतलब कहा हिटलर के जैसे हिटलर क्या था, किस पर क्या था आक्रमण? सोवियत संघ पर। सोवियत संघ पर है, अब तो सोवियत संघ नहीं है ना, अब तो रूस हो गया। सोवियत संघ पहले बहुत सारा देश था, वो देश टूट टूट के क्या बन गया? अब सिंगल रूस बना है, बाकी सब 15-20 देश था, सब अलग अलग हो गया। ठीक है, इस युद्ध के दौरान खास तौर से रूसी जनता ने बार बार अपनी साहित्य परंपरा का स्मरण किया। सोवियत समाज जारशाही रूस के समाज से भिन्न थे। मतलब अगर सोवियत समाज जो था वो जारशाही रूस, अब जारशाही रूस जानते हो ना, याद है? जारशाही मतलब राजा होता है, जारशाही मतलब होता है राजा का अति था, राजा दबदबा था, उसे भिन्न है। समाज व्यवस्था के विचार से इतिहास का प्रवाह क्या है? या फिर वही बात बोला कि विचार से इतिहास का जो प्रवाह है कैसा है? विछन और जातीय अस्मिता की दृष्टि से यह क्या है? प्रवाह और विछन है, विछन और अविछन दोनों। जारशाही रूस के तोल्स्टॉय सोवियत संघ, देखो रे यहाँ क्या लिखा है? तोल्स्टॉय बोला है ना, ये लिखा होना टोल्स्टॉय होता है। टोल्स्टॉय पढ़ा है ना, गांधी जी बहुत उससे प्रभावित थे, टोल्स्टॉय से। नमा में पढ़ा हुआ टोल्स्टॉय के घर में, ठीक है। तो टोल्स्टॉय थे, असल में उसका नाम टोल्स्टॉय है, क्योंकि अंग्रेज क्या करता है, इंग्लिश में नाम लिखे गया। अब अंग्रेज नाम लिखेगा इंग्लिश में तो उसको हिंदी वाला कुछ लिख देता है, कहीं टोल्स्टॉय लिखा है, कहीं तोल्स्टॉय लिख दिया। जैसे वो है ना, इलेक्ट्रॉन का खोज किसने किया था? इलेक्ट्रॉन का खोज रहे हैं आप, प्रोटॉन मारे हुए करेंगे थोड़ा सा। जे थॉमसन ने किया था, ठीक है ना। अब जे थॉमसन था, अब देखो रे लिख के गया वो अपना नाम इंग्लिश में। अब कोई आदमी उसको थॉमसन लिख देता है, कोई आदमी टॉमसन लिख देता है। अब टॉमसन कह देता है, बहुत सारा नाम अंग्रेज बाग बदल दिया, एकदम चेंज करके उल्टा उल्टा लिख दिया, ठीक है। ये आ गया। तो कह रहा है कि जारशाही रूस के तोल्स्टॉय सोवियत समाज में पढ़े जाने वाले लोकप्रिय साहित्यकार है और रूसी साहित्य की अस्मिता को सुदृढ़ और पुष्ट करने वाले मानव साहित्यकार है। मतलब तोल्स्टॉय इतना अच्छा आते थे, लेखक थे, उसके बारे में पढ़ने वाले बहुत सारे आदमी थे, साहित्यकार थे। समाजवादी व्यवस्था कायम होने पर जातीय अस्मिता खंडित नहीं होती वरन और पुष्ट होती है। मतलब क्या कह रहा है कि सामाजिक व्यवस्था कायम होने पर, अगर मान लो समाज का व्यवस्था कायम कर दिया जाए तो इससे समाज अलग अलग नहीं होता है, क्या होता है? एक जैसा हो जाता है। इसके साथ सोवियत संघ में बहुजातीय राष्ट्रीयता का पुनर्जन्म हुआ और यह राष्ट्रीयता अब एक सामाजिक शक्ति है जैसे 1917 से पहले नहीं थी। याद है 1917 जानते हो? रूस की क्रांति नहीं याद है, तब तो मार खाता है। अब देखो मार खाएगा जान के, लेकिन कहेगा सर जी मारते हैं। तो कौन बोले थे अभी कौन चीज हम बोला, बता दो खराब हो तेरा ऐसे बच्चा मैंने खाता देखो तो, ठीक है। तो अब देखो क्या बोला कि जैसे अभी रूस की बात कर रहा है कि रूस में जैसे अभी मतलब कि जैसा समाजवादी स्थिति अभी है 1917 से पहले नहीं था। ऐसा क्या होगा 1917 में? क्या कह रहा है? तो ये कह रहा है कि 1917 में क्या हुआ था? जारशाही रूस कहाँ गए? हाँ, जारशाही रूस में बहुत सी जातियां पराधीन बनाकर रखी गई थी। उन सब में रूसी जाति के सामंत और पूंजीपति शासन करते थे। जैसे और बहुत से साम्राज्य होते थे वैसे ही यह भी साम्राज्य था। और 1917 की क्रांति के बाद रूसी और गैर रूसी जातियों के आपसी संबंध में बहुत बड़ा परिवर्तन हुआ। जैसे क्रांति हुआ ना, रूस की क्रांति 1917 में, उसके बाद क्या हुआ कि बहुत सारे परिवर्तन हुए, अब क्या हुआ उसमें देख लेंगे, वो सब हिस्ट्री में पढ़ लेगा क्या क्या परिवर्तन हुआ था। बहुत सी जातियां सोवियत संघ में शामिल ना हुई। बहुत सी जाति क्या बोला हम सोवियत संघ नहीं जाएंगे, अलग हो गई। कुछ विलंब से दूसरे महायुद्ध से कुछ ही पहले अन्य जातियां उसमें शामिल हुई। करा कुछ जाति शामिल हुआ, कुछ जाति नहीं शामिल हुआ। सोवियत संघ में आज जितनी जातियां शामिल है उनका वैसा मिला जुला राष्ट्रीय इतिहास नहीं है वह जैसा भारत की जातियों का है। मतलब अगर सोवियत संघ में जितनी जाति मिल जाए, लेकिन जैसा भारत का स्थिति है, भारत में जैसा जाति जितना है उतना कहीं पर नहीं है। मतलब इसका स्थिति अच्छा है, भारत की स्थिति अच्छा उससे। राष्ट्र के गठन में इतिहास का अविचन प्रभाव बहुत बड़ी निर्णायक शक्ति है। यूरोप के लोग यूरोपियन संस्कृति की बात करते हैं पर यूरोप कभी राष्ट्र नहीं बना, ठीक है। यूरोप राष्ट्र नहीं बना, कभी राष्ट्र नहीं बना। वो क्या है? यूरोपीय संघ है वो। आगे और अब तो पूर्वी यूरोप और पश्चिमी यूरोप, दो यूरोप का अलग अलग उल्लेख आम बात है। अब क्या हुआ? यूरोप दो हो गया, एगो पूर्वी यूरोप एगो पश्चिमी यूरोप, अलग हो आम बात है।
संसार का कोई भी देश बहुजातीय राष्ट्र की हैसियत से इतिहास को ध्यान में रखे तो भारत का मुकाबला नहीं कर सकता। मतलब कि अगर मान लो कोई देश कहेगा कि हमारे देश में बहुराष्ट्रीय बहुजातीय है, तो कितना कुछ कर लेगा, भारत का मुकाबला नहीं करेगा, कोई देश नहीं कर पाएगा। कितना रूस बोलेगा हमारे पास बहुत सारे जाति है, जितना जाति बोलते हैं, लेकिन जितना भारत में उतना कहीं पर नहीं है। आगे बढ़िए। यहाँ राष्ट्रीयता एक जाति द्वारा दूसरी जाति पर राजनीतिक प्रभाव काम करने पर स्थापित नहीं हुआ, वह मुख्यतः संस्कृति और इतिहास की देन है। देखो क्या करा है भारत में, ऐसा नहीं कि मतलब हाँ जबरदस्ती संस्कृति, मतलब क्या नेता के द्वारा उसको दिया गया है कि ना तुम ये जाति हो, ऐसा नहीं है। यहाँ क्या पहले शुरू संस्कृति के द्वारा चल रहा है। और इस संस्कृति के निर्माण में इस देश के कवियों का सर्वोच्च स्थान है। इस देश की संस्कृति से रामायण और महाभारत को अलग कर दें तो भारतीय साहित्य की आंतरिक एकता टूट जाएगी। कर इस संस्कृति में रामायण को और महाभारत को अगर हम अलग कर देंगे तो इस सबका संस्कृति क्या आ जाएगा, टूट जाएगा। अरे हमको अभी पता है कि तुम सब कितना यहाँ पे इतना बच्चा है, कितना को रामायण पता है और महाभारत पता है, ठीक है। रामायण सीधा था तो पते है, और सीधा बात था क्या और पते नहीं चला। रावण था, लेकिन रावण का मामा का नाम मुझे यो पता नहीं है, बताओ कौन था रे? हाँ, अब पांडव का मामा कौरव कौन था? कौरव बता दो, बस हो गए। देखो रामायण की हाल है तो देखो कौन तेरे मौसम पता है? खाली सीरियल पूछ रहे एक तो सीरियल नाम बता दो। हाँ सीरियल नाम, छोटी बहू और कुछ इधर, ओ कुमकुम भाग गया। हाँ वही थे। हाँ कुंभकर्ण पता ना, हम भी देखेंगे, आप रुकने चलो देखो बस हो गया। सीरियल के बाद देखो कितना हल्ला गुला है, सीरियल ये सीरियल पूरा सीरियल और वही रामायण की बात कोई रामायण बात नहीं, चुपचाप सब। अभी आपको नहीं देखना चाहिए किताब को, देखते हैं। चल देखो के छे बैठल तो जान में उतार लीजिए बोला ना, ठीक है। आगे देखो, आगे पढ़ते रहे। कह रहा है कि कहाँ तक पढ़े, हाँ टूट जाए। किसी भी बहुजातीय राष्ट्र के सामाजिक विकास में कवियों की ऐसी निर्णायक भूमिका नहीं रही जैसा इस देश में व्यास और वाल्मीकि की है। इस देश में जितना वाल्मीकि रामायण के रचनाकार थे, रामायण लिखे तो वाल्मीकि जी, और वेद व्यास जी लिखे, वेद व्यास को कहते हैं, ठीक है। रामायण का रचना किसने किया था? वाल्मीकि। आगे देखो, इसलिए किसी भी देश के लिए साहित्य की परंपरा का मूल्यांकन, अरे अल्लाह कम कर, किसी भी देश के लिए साहित्य की परंपरा का मूल्यांकन उतना महत्वपूर्ण नहीं जितना इस देश के लिए है। मतलब परंपरा जितना इस देश में होता है उतना किसी भी देश में नहीं। परंपरा हमको जानना चाहिए, हमारा पुराना दिमाग कैसे चल रहा है, हमको रामायण जानना चाहिए। सीरियल तो चलो ठीक है, अब थोड़ा सा सीरियल की वजह से झगड़ा वाला शुरू कर देती है, ठीक है ना। कुछ जाने हैं, हमको जानना पड़ता है कि चलो देखते हैं कि असल में है क्या रामायण में, ठीक है। कुछ जानते हैं बस। देखो, यदि समाजवादी व्यवस्था कायम होने पर जारशाही रूस नवीन राष्ट्र के रूप में पुनर्गठित हो सकता है, तो भारत में समाजवादी व्यवस्था कायम होने पर यहाँ की राष्ट्रीय अस्मिता पहले से कितना पुष्ट होगी, इसकी कल्पना की जा सकती है। चलो आगे बढ़ो रे। तो कह रहा देखो रे मारवे करेंगे। देखो, वास्तव में समाजवाद हमारी राष्ट्रीय आवश्यकता है। क्या बोल रहे हैं? हमारे समाजवाद मतलब क्या? सभी के लिए समान रूल, इसको बोलते समाजवाद हमारी क्या भारत की आवश्यकता है। कह रहा पूंजीवादी व्यवस्था में शक्ति का इतना अपव्यय होता है कि उसका कोई हिसाब नहीं। मतलब ये कह रहा है अगर पूंजीवाद रहेगा तो क्या होगा, हमारे पास रुपया पैसा तो हम ही पूंजी वाले हैं, हमारे बात मानेगा सरकार, तो कोई बात नहीं, तो गरीब है तो निकल कोई काम नहीं, कोई बात में मान नहीं करेगा इसलिए अगर देश के साधनों का सबसे अच्छा उपभोग समाजवादी व्यवस्था में ही संभव है। अनेक छोटे बड़े राष्ट्र जो भारत से ज़्यादा पिछड़े हुए हैं, समाजवादी व्यवस्था कायम करने के बाद पहले का अपेक्षा कहीं ज़्यादा शक्तिशाली हो गए हैं, ठीक है। हाँ, तो कह रहा कि इसमें क्या इतना बताए थे कि जो देश था पहले पूंजीवादी था, और पूंजीवादी वजह से समाजवादी बना ना, तो समाजवादी बनने पर वो क्या हुआ, ज़्यादा शक्तिशाली हुआ है, यही लिखा हुआ है, ठीक है।
और उनकी प्रगति की रफ्तार किसी भी पूंजीवादी देश की अपेक्षा तेज है, और उसका प्रगति क्या कर रहा है, तेजी से कर रहे हैं। ठीक है रे, चला आगे। भारत की राष्ट्रीय क्षमता का पूर्ण विकास समाजवादी व्यवस्था में ही संभव है। मतलब कह रहा है भारत का अगर पूर्ण विकास चाहते हैं तो भारत में समाजवादी ही रहेगा तभी विकास होगा, नहीं तो विकास नहीं होगा। ये बात सुने खूब खुश है वो, देखो। ठीक है, आगे आगे अभी बोल रही है, पहले तो समझ में नहीं ना कुछ बोल रही हो। और कह रहा कि और साहित्य की परंपरा का ज्ञान, साहित्य का परंपरा का पूर्ण ज्ञान समाजवादी व्यवस्था में ही संभव है। मतलब साहित्य के बारे में जानना अगर चाहो तो किसमें, समाजवादी में संभव है। समाजवादी संस्कृति पुरानी संस्कृति से नाता नहीं तोड़ती, वो उसे आत्मसात करके आगे बढ़ती है। समाजवादी क्या करता है, पुराना का नाता नहीं तोड़ता, उसी को लेके आगे बढ़ते हैं। अभी हमारे देश की निरक्षर निर्धन जनता नए और पुराने साहित्य के महान उपलब्धियों के ज्ञान से वंचित है। जब वो साक्षर होगी, साक्षर मतलब पढ़े लिखे होगी, वो साहित्य पढ़ने का उससे अवकाश होगा, सुविधा होगी, तब व्यास और वाल्मीकि के करोड़ों नए पाठक होंगे। तब क्या करेगा कि व्यास के बारे में और वाल्मीकि के बारे में बहुत सारे आदमी पढ़ेंगे। ठीक है, वे अनुवाद में भी नहीं, उन्हें संस्कृत में पढ़ेंगे। करा के उसको अनुवाद की जरूरत भी नहीं पड़ेगा, किसमें पढ़ेंगे, संस्कृत में पढ़ेंगे। असल में देखा, आगे बढ़े, कहाँ तक पहुँचे रे, हाँ, करा हुए अनुवाद संस्कृत में भी पढ़ेंगे, और तब इस देश में इतने बड़े पैमाने पर सांस्कृतिक आदान प्रदान होगा कि सुब्रमण्य भारती की कविताएं मूल भाषा में उत्तर भारत के लोग पढ़ेंगे, और रविन्द्रनाथ की रचनाएं मूल भाषा में तमिलनाडु के लोग पढ़ेंगे। देखो रे, असल में कह रहा है कि जब आदमी पढ़े लिखे हो जाएंगे तो रविन्द्रनाथ टैगोर लिखे थे किसमें, बांग्ला भाषा में, लेकिन फिर क्या करें, ये तमिल लोग पढ़ सकते हैं। मतलब ये हुआ कि भाषा उसको सब लोग आने लगेगा सबको। यहाँ के विभिन्न शाखाओं में लिखा हुआ साहित्य जातियाँ सीमाएं लांघ कर सारे देश की संपत्ति बनेगी। जिस भाषा के बोलने वाले अधिकतर निरक्षर और अपने साहित्यों का बहुत नाम सुनते हैं, वे तो उनकी रचनाएं पढ़ेंगे ही, और तब अंग्रेजी भाषा प्रभुत्व जमाने की भाषा न होकर वास्तव में ज्ञान अर्जन की भाषा होगी। और तब जाकर आदमी ये समझेगा कि अंग्रेजी जो है वो कुछ खास भाषा नहीं है, मेन भाषा हमारा देश का भाषा है। लेकिन आजकल क्या है, अंग्रेजी मतलब बहुत ठीक है। अगर और हम केवल अंग्रेजी नहीं, यूरोप की अनेक भाषाओं के साहित्य का अध्ययन करेंगे, और एशिया की भाषाओं के साहित्य हमारा परिचय गहरा होगा। मतलब कह रहा है कि हम एशिया महादेश में रहे, कह रहा है कि हमारा एशिया से अच्छा नाता बन जाएगा भाषा का, लेकिन यूरोप का भी हम कुछ ना कुछ भाषा जानेंगे, पढ़ेंगे। कह रहा है तब मानव संस्कृति की विशद धारा में भारतीय संस्कृति की गौरवशाली परंपरा का नवीन योगदान होगा। कह रहा तब जाकर के हमारे भारत की संस्कृति में क्या होगा, बहुत सारा धारा, बहुत सारा ज्ञान नॉलेज इसमें आएगा। और चैप्टर यहाँ होगा खत्म। इसका ऑब्जेक्टिव याद करके आइएगा। थोड़ा सा आया अधिक वाला था इसलिए हुआ।